हाँ भैया, एमएमएस एडिशन है, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सीजीएल 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फटाफट कर दीजिएगा अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो हम कर देते हैं फिर। आइएगा भैया जी, चलो देखो भैया जी, ये लिख रहा है tan θ1 + tan θ2 बराबर √3। तो मैं ऐसे जानता हूँ कि ये tan 60 की वैल्यू होती है। कंपैरिजन करेंगे तो θ1 + θ2 बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। एक बात हुई, सेक θ1 - θ2 बराबर 2√3 है। आपको वैल्यू पता होना चाहिए। θ1 - θ2 ये √30 की वैल्यू है। साइन 60 की होती है √3/2, उसका उल्टा लिख रहा है तो cos 30 उसका भी उल्टा। तो यहाँ से a + b और a - b है, तो θ1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 90 का आधा 45 और एक θ2 की वैल्यू निकल जाएगी 15। जब भी ऐसे एडिशन और डिफ्रेक्शन में लिखा हो तो दोनों को ऐड करो, 90 का आधा कर दो 45, दोनों का डिफरेंस करो 30 का आधा कर दो 15। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2θ1 की वैल्यू निकाल रखी है, तो 2θ1 sin 90 1 हो गया, tan 3θ2 तो 45 प्लस के 1 हो गया, तो 2 इज योर आंसर। ठीक है भैया जी, चलिएगा एक और सवाल। एक और क्वेश्चन उतार देता हूं मैं आपके लिए। 4 की पावर 125 प्लस 9 की पावर 220 का यूनिट डिजिट बताना, मतलब इकाई का अंक। 5, 4, 1 और 0, 5, 4, 1 और 0 करो। तो भैया जी पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर 4 की पावर 1 होता है, 1 का मतलब ऑड होता है, तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। ऐसी 9 का केस है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट के चैप्टर से। ये पावर ऑड है, ऑड के लिए मतलब ये 4 आना है, और ये पावर यहाँ पर इवन है, इवन के लिए मतलब यहाँ 1 आना है। तो 4 + 1 = 5 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। 42 संख्याओं का औसत 102 है। 42 संख्याओं का जो औसत है वो 102 है। कह रहा है एग्जामिनर कि गणना में एक विद्यार्थी ने गलती से लिखी है, गलती से 28, 30 व 50 को 40, 86 और 24 कर दिया। मतलब करना था वो ये और कर दिया वो ये। तो सही औसत बताएं, मतलब राइट एवरेज बताना है। वो क्या होगा? ऑप्शन है 101, 102, 103, 104। कह रहा है कि गलती से 28, 30, 50 के स्थान पर 40, 86 और 24 को जोड़ दिया। मतलब उसने ये कर दिया है, करना चाहिए था ये उसको, लेकिन भाई साहब ने कर दिया ये, तो इसका मतलब ये घटेगा और ये जुड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। तो आप उसको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ो, 50 और 3 80 और 128 108 हो गया। ये तो जोड़ना है, ये वाला माइनस होगा, तो करेंगे 8 और 4 12 120 और 2 140 और 6 4 10 और 130, ये माइनस होना है। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो -22 हो जाएगी। ओवरऑल -22, और ओवरऑल -22 में एक बार देख लेते हैं, शायद लग रहा है गलत हो गया है। 28, 30 और 50, 40, 86 और 24, तो 80 तो ये रहा, और 100 108 सही तो है, और 8 और 4 12 120 हो गया। हाँ, और 140, और ये 150 आएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, और ये 150 आएगा तो ये 42 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 42 हो गया। अब यहाँ माइनस के 42 का डिफरेंस आएगा 42 संख्याओं पे ही, तो माइनस के 42 और 42 से डिवाइड मार देंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज में -1 का डिफरेंस आएगा, 102 के बजाय 101 हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके से संभव है करना। एक 42 के 102 में मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को वही काम करो जो मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो 102 तो है ही, उसमें क्या छेड़ना है।
3 संख्या गई है, 3 ही संख्या वापस आ रही है, तो 42 ही रहनी है। तो बस ओवरऑल डिफरेंस जो -42 का आ रहा है वो 42 संख्याओं पर निकाल दो, -1 का ओवरऑल डिफरेंस आएगा। ठीक, एक और करेंगे सवाल, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक किसान एक वर्गाकार खेत को स्टील के तार से घेरता है। एक वर्गाकार खेत है और उसके चारों तरफ वो स्टील का तार लगा देता है, सही है, और इस खेत का क्षेत्रफल है 324 वर्ग मीटर। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई कितनी होगी? देखो सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा आसान भी है, आपको मेरी बात को समझो। वर्ग का क्षेत्रफल 324 है, तो इसका मतलब ए साइड 18 रही होगी, है कि नहीं? ए स्क्वायर होता है 18, ये 18, ये 18, ये 18, ये 18 चौक 72 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन लेंगे भैया, ध्यान से समझेंगे। यदि एक संख्या जिसके 5वें भाग में, एक संख्या है कोई, मान लीजिएगा m, इसके 5वें भाग में 4 की वृद्धि करी और उसी संख्या के चौथे भाग में, मतलब m की संख्या का जो चौथा भाग मतलब 1/4 में 10 की कमी कर दी। ऐसा करने पर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो संख्या का मान बताएं। 210, 280, 260 और 230। कह रहा है कि कोई संख्या है, उसके 1/5 में 4 की वृद्धि कर दी और उसके 1/4 में 10 की कमी कर दी, तो संख्या बराबर हो जाती है। तो वह संख्या बतानी है क्या है। मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूँ, इसे भी हटा रहे हैं। देखो इस सवाल को करते हैं, इसको इधर लिया, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, m/5 माइनस के m/4 बराबर, ये माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 4 है। इधर जाएंगे 4m माइनस के 5 में, तो माइनस के 1/420 बराबर माइनस के 14। ठीक है, 14 से 14 खत्म, ये m आएगा यहाँ पे। m की वैल्यू 14 दूनी 28, 280। ठीक, अगला सवाल करेंगे। लिखिएगा भैया जी, एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज है जिसके अंतः वे बाह्य कोणों का अंतर 144 डिग्री है। एक बहुभुज है, उसके एक अंत्य और बाह्य कोणों का जो अंतर है वो 144 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बताने की, कितनी भुजा है बहुभुज में? 18, 20, 19 और 15। अच्छा सवाल है, देखो बात बनती है क्या। एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर। देखो भैया, अंतः का मतलब इंटरनल और बाह्य का मतलब एक्सटर्नल, उन दोनों का डिफरेंस 144 है। मैं जानता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। एक बात हो गई, यहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल निकल जाएंगे, ये खत्म हो गया। इंटरनल 2i हो जाएगा बराबर ये 200 और 8 4 12, 320 और 4 324, तो i की वैल्यू हो जाएगी 162। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इंटरनल 162 है तो एक्सटर्नल 18 होगा, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है वो 180 है। एक 162 आ गया तो ये एक्सटर्नल 118 आ जाएगा। और सभी समबाहुभुज में जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं वो 360 होता है उनका सम। और अगर ई से डिवाइड मार दोगे एक्सटर्नल से तो प्रत्येक साइड निकल आएगी, तो इसका मतलब प्रत्येक जो साइड है समबाहुभुज की वो 20 होगी। क्लियर बात? दोनों का सम 180, दोनों का डिफरेंस 144, वहाँ से आई की वैल्यू निकाली 162 डिग्री, तो ई बराबर जो होगा वो 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और सम बहुभुज के किसी भी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कोई भी सा भी भुज हो। ये मैंने प्रूव करा रखा है, HP में देख लेना। तो 360/18 कर दीजिएगा, तो प्रत्येक समबाहुभुज जो भुजा है वो निकल आएगी 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा सवाल है, आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूं मैं आपके लिए तैयार। a की पावर 28 है प्लस के 1 है और यहाँ दे रखा है a की पावर 14 बराबर 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 42 प्लस के 1 एंड डिवाइड बाई a की पावर 21। 120 115 1110 105 करो तो जान। अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेशन में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए थे, यहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है पेपर में। देखो इसको इंडिविजुअली डिवाइड मारोगे ना तो 28/14 तो a की पावर 14 बचेगा प्लस 1/a की पावर 14 बचेगा बराबर 23 हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? यहाँ पर भी डिवाइड मारोगे तो यहाँ पर a की पावर 21 बचेगा प्लस 1/a की पावर 21 बचेगा। एक बात हो गई। अच्छा, मैं अगर दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, a की पावर 14 प्लस 1/a की पावर 14 प्लस के 2 बराबर 23 प्लस 2 5 होगा। क्या इसको ध्यान से समझना, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? a की पावर 7 आप अगले स्टेप में लिखना की पावर 2 और इसको भी a की पावर 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये स्क्वायर बन जाएगा a की पावर 7 प्लस 1/a की पावर 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये दे रखा है 25। तो a की पावर 7 प्लस 1/a की पावर 7 की वैल्यू हो गया 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर है 7 और यहाँ 21 पूछ रखा है, मतलब क्यूब पूछा है। और क्यूब के लिए आप क्या करते हैं, यही नंबर जो 5 है इसका क्यूब कर दीजिएगा 125 माइनस के 3 इंटू नंबर तो हो जाएगा 110। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया जी 2 है, 4 है और 7 है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें ताकि सतत अनुपात बन जाए। सतत का मतलब होता है कि समानुपात बन जाए। ये 3 रेशियो दे रखे हैं 2 4 7। क्या जोड़ें? ऑप्शन है 2 3 1 और 4। देखिएगा ऐसे सवाल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि सतत अनुपात बनाने के लिए 4 रेशियो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला रेशियो है ना दोनों के साथ यूज हुआ है। इसका मतलब ये लिख रहा है 2.4 2/4 और ये हो जाएगा 4/7। अभी ये बराबर नहीं है, ये 1/2 है और ये 4/7 है, तो ये बराबर नहीं है। इन्हें अगर बीच में बराबर का साइन लगाना है तो कुछ इनमें से जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऑप्शन यूज़ कर लो। मान लीजिएगा मैं पहला ऑप्शन 2 यूज़ करता हूँ, तो यहाँ 2 ऐड करूँगा, 2 + 2 4, नीचे 4 करूँगा तो 6, यहाँ 2 ऐड करूँगा तो 6, यहाँ करूँगा तो 9। ये लिख रहा है 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये लिख रहा है 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो ये बराबर हो गए 2/3 2/3। तो ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे सतत अनुपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भैया इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो इसका मतलब समझ बढ़िया है। एक वस्तु पर पहला 12% का डिस्काउंट है, फिर 5% का डिस्काउंट है। 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं 12 और 5 के, और 209 रुपये में बेचा जाता है। 209 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का वास्तविक अंकित मूल्य बताना, मतलब एमपी बताना, मार्क प्राइस। ऑप्शन है 226, 252, 250 और 269। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादा डिफिकल्ट वैल्यू वाला मैंने रखा नहीं है। आने वाले सेशन में मैं आपको पॉइंट की भी वैल्यू लूँगा, अभी मैंने इतना नहीं रखा है। देखो भैया जी एमपी है, ये एसपी दे रखा है, तो आपको जानते हैं सक्सेसिव पे एमपी पे ही काम करता है। एमपी को मैंने 100 मान लिया, एक बात हो गई। 12% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये 88 रुपये में बेचेगा। फिर 5% का भी दिया है तो इसका मतलब 95 में भी बेचेगा, और ऐसा करने पर 209 में बेच रहा है। 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज सिंपल एज दैट। कर लीजिएगा। अगर ये 95 है तो 19 से कटता होगा, 19 पंजे 95, 19 से 11 बार कट रहा है। 19 × 11 209 होते हैं,
11 से काट दीजिएगा 8 बार कट रहा है, और 5 से काट दीजिएगा ये 20 बार कट रहा है, 4 से काट दीजिएगा 2, 4 से काट दीजिएगा 5, 2 से काट दीजिएगा ये 50। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 250। इसका मतलब MP 250 रहा होगा। और भी तरीके से मैं करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि इतने से हमारा काम हो गया। और भी मेथड है इसके, वो हम बेसिक क्लास में बताए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। भैया जी 234 व 104 का मध्यानुपाती बताएं। 234 व 104 का मध्यानुपाती बताएं। 12, 39, 54, 156। अगर मध्यानुपाती जानना है ना, तो आप जानते हैं मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है B² बराबर AC। तो इसका मतलब B की वैल्यू हो जाएगी √AC। A की वैल्यू है 234 × 104। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना। देखो 4 और 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। और 6 का अंडर में कभी भी ना 2 आ सकता, ना 9 आ सकता, ना 4 तो आ सकता है और 6 आ सकता है। 4 और 6 दोनों आ सकते हैं। एक बात हो गई। अब देखो यहाँ पर है वैल्यू 54 और वहाँ है 156। अब ये दोनों ही वैल्यू 50 से बड़ी है, दोनों ही वैल्यू 50 से बड़ी है, तो ये 54 तो नहीं देगा। 50 का स्क्वायर होता है लगभग 2500 बैठेगा, और ये 2500 से तो कहीं गुना ज़्यादा है। तो 156 इज़ योर आंसर। नहीं आपको फिर भी पसंद आता है तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टरों से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे? ये करा के दिखाऊं? कर लेना घर पे यार, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फैक्टर कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। भैया जी 850 रुपये है और 3.6 रेट है। 850 रुपये है, 3.6 रेट है, और 25.5 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने महीने चाहिए? इतने रुपए का ब्याज प्राप्त करना है, कितने महीने चाहिए? जबकि 850 रुपये 3.6 है। 10 महीने, 11, 9 और 8 महीने करेगा भैया जी। तो आप जानते हैं कि 25.5 तो ब्याज है, कितने रुपए पर है? 850 पर। तो 100 पर कितना होगा? और रेट दे रखी है 3.6। यहाँ से निकल जाएगा सीधा टाइम। ठीक, तो पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लो। 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0। 255 और 85 दोनों ही 17 के मल्टीपल हैं। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, और ये 0 आ जाएगी। 5 से काट दो ये 3 बार तो 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 छेंगे 36, 5/6 वर्ष आएंगे। आंसर महीनों में बताना, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 इज योर आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। देखो भैया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। AB O वृत्त की जीवा है। AB एक जीवा है O वृत्त की। O का मतलब सेंटर O रहा होगा। P वृत्त का एक बिंदु है। तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला, कहाँ कहीं भी करवा दो। यदि एंगल APB बराबर 122 डिग्री है, तो एंगल OAB का मान बताएं। अगर इस क्वेश्चन को आप करने में सक्षम है ना, तो समझ जाइएगा आपने जहाँ से भी ज्योमेट्री पढ़ी है वो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट से पढ़ी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट से उन्होंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि बात यह है कि उसने कहीं भी नहीं बताया है क्वेश्चन में कि P कहाँ पर है, और APB की वैल्यू 122 दे रखी है। इससे पता चल गया कि P कहाँ है। देखिएगा, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो जीवा से जो ये लघु होता है, ये दीर्घ होता है। अगर लघु वृत्त खंड में कोई कोण बनेगा तो वो अधिक कोण बनेगा, और
जो दीर्घ वृत्तखंड में बनेगा वो न्यून कोण बनेगा। तो ये 122 है, मतलब 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 122 डिग्री रही होगी। पी यहाँ है लघु वृत्तखंड में, 90 से कम होता तो ऊपर है। अगर आपने कहीं से भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा, और नहीं बताया है तो ये फिर टीचर की मिस्टेक है, बताना चाहिए। ये प्रूफ भी करा रखा है हमने एचपी में। तो यहाँ पे ले लीजिएगा। अब आप जानते हैं ये परिधि पर बना हुआ कोण है, तो केंद्र पे इसका दुगना बन जाएगा। तो दुगना बनेगा तो ये वाला कोण बनेगा 244, और अगर ये 244 बनेगा तो अंदर वाला 116 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ ओ ए बी की वैल्यू पता नहीं है, ये दोनों ही हो गए रेडियस। अब तो सवाल आसान ही है। तो 116 हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 8 और 68, 32 दूनी 64, 32 बनेगा। भाई 116 तो हो ही गया, तो इन दोनों का एडिशन कितना बचा 4, 120 और 60 64, तो बाद आधे आधे में पड़ जाएंगे 32 32, क्योंकि ये दोनों रेडियस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 2 की पावर x माइनस 1 लिख लेता हूँ। 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो x की वैल्यू बताएं। 6, 8, 5 और 7। 6, 8, 5 और 7 आसान सवाल लग रहा है, फिर भी करेंगे। 2 की पावर x को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर माइनस का 1, तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ सिर्फ 2 ही बचेगा, बराबर 320 दे ही रखा। एक बात हो गई। 2 की पावर x ऐसे ही रहने दो, पहले क्या 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 320। तो भैया जी 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हो जाता है दुगना, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 2 की पावर x हो जाएगा 128, तो ये 2 की पावर x है, और ये हो जाएगा 2 की पावर, देखो 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब 2 की पावर 7। तो x की वैल्यू 7 आंसर है। ठीक है, एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है बिंदु 6,4 और 8,19 के बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है दोनों के बीच की दूरी। 239, 229, और ये बिना अंडर रूट का है 229, और ये अंडर रूट है 29। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी ये सवाल होगा, वरना नहीं होने का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर डिस्टेंस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो बीच में वैसे डिफरेंस होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। कहीं जगह आप y1 माइनस y2 भी पढ़ लोगे, क्योंकि बात यह है कि यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है तो वैल्यू प्लस आनी है, बात खत्म हुई। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो कर लीजिएगा y2 माइनस y1 19 माइनस 4 मतलब 15 का स्क्वायर 225 प्लस x2 माइनस y1 8 माइनस 6 मतलब 4। तो पता चल गया रूट 229 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भैया लिख रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस के 2 कॉस 90 की वैल्यू बतानी है। 25, 24, 0 माइनस के 25 माइनस के 25 और यहाँ 24 लिखो। भैया वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 3 इंटू साइन 90 1 होता ही है, इसका भी स्क्वायर है प्लस के 4 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4
प्लस के cos 90 तो 0 होता ही है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ पर 1, 4/4 1 आएगा। आंसर तो बैठ नहीं रहे भाई। 10 स्क्वायर 60 मतलब 3 इंटू -1 प्लस के 4 1/4 प्लस के 2 cos 90 तो 0 होता है। आंसर तो 25 है बेटा। एक बार चेक कर लें जरा, क्वेश्चन तो उल्टा उतार दिया। 10 स्क्वायर 60 माइनस के 3 साइन स्क्वायर 90 प्लस के 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 90। क्या कर दिया बा? 60 है ना? हाँ नहीं गड़बड़ होगी बेटा। ये 10 की पावर 660 है। हाँ ये मैं सोचूं, वैसे तो 0 1 आएगा आंसर। 10 की पावर 6 है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 90। हाँ ठीक है, वो 6 है। अब करेंगे इस सवाल को। तो √3 की वैल्यू तो 3, उसका पावर 6 है, तो एक बार 3 एक बार 3 एक बार 3 3 3 होते 27 आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 और ये 1/4 और ये प्लस के 0। अब आ जाएगा आंसर 25। 27 में से 3 गए तो कितना हो जाए 24 और ये 1 हो जाएगा तो 25 आंसर। ठीक, एक और सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक वृत्त का व्यास ST वृत्त है, उसका व्यास दे रखा है ST के साथ ST UV एक चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ST U और V दो यहां पर ले लो पॉइंट आप। समलंब चतुर्भुज बनता है U और V वृत्त की परिधि पर स्थित है। बिल्कुल वृत्त की परिधि पर बना दिए। X वृत्त का केंद्र है, तो ये X वृत्त का केंद्र हो गया। यदि TSU 60 डिग्री, TSU ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो आपको SVU बताना है। एंगल SVU मतलब J वाला एंगल बताना है। 150 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री करेंगे भैया जी। थ्योरम अगर आप जानते तो सेकंडों का क्वेश्चन है, वरना तो नहीं है। देखो पहले आपको बता दूं कि इसका और इसका एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब चतुर्भुज में दो एंगल परिधि पर बनते हैं तो वो 180 डिग्री के बनते हैं। ये हो गया ST, ये हो गया वृत्त का व्यास, और ये देखो वृत्त के व्यास पर बना कोण है, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण है ये ना, अर्धवृत्त में तो बनेगा जो कि समकोण होता है 90 डिग्री का। ये 90 है, 60 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब वो 150 होगा। ठीक, इतना सेंस आपका चलना चाहिए। एक सवाल और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, A² प्लस के B² प्लस के C² प्लस के 27 बराबर 6 A प्लस के B प्लस के C। तो भैया 3A प्लस के 5B प्लस माइनस के 4C की वैल्यू बताएं। 22, 12, 16 और 32। देखो ये मैंने प्रैक्टिस सेशन लिया था अलजेब्रा का, वहाँ भी था एक सवाल, यहाँ भी दे रखा है। एक तो स्क्वायर बना के करते हैं। स्क्वायर बना के तो मैं करूँगा नहीं, मैं सीधा ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। देखो A प्लस B प्लस C के इंडिविजुअल स्क्वायर बनेंगे। A के साथ कोई वैल्यू, B के साथ कोई वैल्यू, C के साथ कोई वैल्यू, इसके स्क्वायर बनेंगे। आप जानते हैं कोई सा भी स्क्वायर बना लो उसमें 2 जरूर आता है। तो इस इधर की जो वैल्यू है ना, सिर्फ 2 को बाहर छोड़ दो, बाकी सब अंदर भेज दो। 3A और 3B और 3C। ठीक है, अब सीधा कोफिशिएंट देखो। A का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 1, तो 3/1। B का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 और नीचे है 1, ये भी 1। C का कोफिशिएंट है 3 और नीचे वहाँ पे है 1, तो ये भी 1। 3 3 3 वैल्यू आ गई। 3A मतलब 9 प्लस के 5B 15 माइनस के 4C मतलब 12। तो ये हो जाएगा 15 और 9 24 माइनस 12 आंसर। इस पर मैं एक MMS टुडे ले दूंगा। जितने भी आज तक प्रीवियसली ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे आ चुके हैं, उस पर मैं एक सीधा सेपरेट सेशन ले देंगे। ठीक है ना, तो ये सवाल फिर कभी गलत नहीं होगा। उसी में आपको बेसिक भी समझा दूंगा। फिलहाल मैं बेसिक नहीं समझाने वाला हूँ।
क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो भैया लिख लीजिएगा पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू और एस आर दो भुजाएं हैं। पी क्यू और एस आर दो भुजाएं हैं और क्यू एस एक विकर्ण है। क्यू एस ये वाला एक विकर्ण है, वो तो है ही है। यदि पी क्यू बराबर 12, ये 12 दे रखी है, क्यू आर बराबर 16 दे रखा है और क्यू एस का मान 15 है, ये 15 है, तो भैया पी आर का मान बताना है, पी आर की वैल्यू बतानी है, मतलब दूसरा डायगोनल बताना है। ये 5√15 है, ये 5√23 है, ये 5√5 है और 7√5 है। ये सेंटीमीटर है सब में सेंटीमीटर अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। सवाल आपके सामने है। समांतर चतुर्भुज के केस में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। दोनों साइडों का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का होल स्क्वायर इंटू 2 बराबर दोनों विकर्णों का स्क्वायर का सम, एस क्यू का स्क्वायर प्लस के पी आर का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव भी कराया था जब मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाई थी। अभी ना तो प्रूफ कराऊंगा ना मैं इसका और कुछ बताने वाला हूँ, सीधा आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का। कई बार सवाल इस पर बन चुके हैं। तो 2 पी क्यू का स्क्वायर मतलब 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब 256, ठीक, बराबर एस क्यू का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 प्लस के पी आर का होल स्क्वायर। भैया जी ये 390 और ये 400 दूनी 800 माइनस के 225 बराबर पी आर का होल स्क्वायर। देखो 75 तो ये रहे, 300 हो गए, 500 ही पड़े हैं, 575 बराबर पी आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी? पी आर की वैल्यू, ये 25 से कटेगा, यहाँ ले लेता हूँ। पी आर की वैल्यू हो जाएगी √575, इसको 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 से 75, 23 इंटू 25 लिख रहा है, तो ये 5√23 इज योर आंसर। ठीक है, 5√23 आंसर हो जाएगा। एक और करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ये और ये लिख दो यहाँ A B C X और D और ये एंगल और ये एंगल। डायग्राम बना हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल बराबर है 120 डिग्री के, बराबर है एंगल DCX के। DCX मतलब ये भी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल एंगल बराबर है और 120 डिग्री के हैं। एंगल ADC का मान बताना है। एंगल ADC का मान 45, 60, 75 और 80 डिग्री करेगा भैया जी। एंगल ADC मतलब J वाला बताना है। आसान है भैया, 60, 75 एंगल ADC बताना है ना। हाँ, एंगल ADC बताना। ये वाला एंगल 120 है, ये वाला 120 है, तो ये वाला कितना होगा? 60 हो जाएगा। एक बात हो गई। लेकिन यार ऐसे हमारी बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि इन दोनों के एंगल का तो 180 हो गया, ये दोनों भी तो कुछ देने चाहिए थे। जब तक ये वाला एंगल नहीं होगा तो कैसे बनेगी बात? चेक करता हूँ एक बार दोबारा क्वेश्चन। इसका आंसर है 75 है। चतुर्भुज में ABCD है, एंगल DAB मतलब 120 डिग्री और एंगल DCX मतलब ये दोनों बराबर 120 के। एक क्वेश्चन मिसिंग हुआ, एंगल ABC बराबर 105। हाँ, एंगल बस तो हो गया सवाल। दोनों का एंगल 75 होता है, मतलब 180 होता है दोनों का एंगलों का सम।
तो ये 175, ये 75, 105, 180, ये 120, 60, 180 और ये 120 था, तो ये भी 60। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, कन्फ्यूजन के लिए था तुम्हारे लिए। ये एंगल ABC 105 है तो ये 75 हो जाए, क्योंकि आमने सामने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है भैया जी। एक और लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 20। भैया A और B की आय का अनुपात दे रखा है 3:4। आय मतलब इनकम का रेशियो, और उनकी बचत मतलब नहीं, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात है 2:3। यदि दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं, 6,000, ये दोनों की सेपरेट है, 6,000 ये बचाएगा, 6,000 ये बचाएगा, तो भैया जी एक ही आय, एक ही इनकम बतानी है। ऑप्शन है 20 के, 24 के, 18 के और 12 के। के का मतलब यहाँ पर 1000 है, जीरो ना लिखने के लिए मैंने के लिख दिया। देखो भैया जी बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, निखालस मेथड है इसके। तो एक बार बेसिक से बता देता हूँ मैं, फिर वैसे कर लेंगे ट्रिक से। कहोगे तो ट्रिक से ही बता दूंगा, पहले बेसिक से सुन लो, क्योंकि बेसिक भी कई जगह काम आएगा। आप जानते हैं कि इनकम जो बनती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से बनती है। सेविंग 6,000 दे रखी है कि नहीं, तो इसका मतलब इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3x मान लूँ, माइनस के 6,000 अपॉन यहाँ पर 4x है, और इस ये भी 6,000 रुपये बचाएगा। 6,000 रुपये घटा दो तो भैया जी एक्सपेंडिचर के रेशियो आ जाएंगे 2/3 के। इतना मानते हो तो बोलो हाँ, ठीक है नहीं भैया। मैंने क्या करा, इनकम में से सेविंग घटा दी तो एक्सपेंडिचर आएगा ही आएगा। क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, 3 तवैया 9x माइनस के 6 तैया 18 बराबर 2 चौकू 8 माइनस के 2 छिक्के 12 के आगे 3 0। 8x में से 9x मतलब x बचा बराबर 18 में से 12 गए तो 6,000, मतलब x की वैल्यू 6,000 आ गई। इनकम पूछिए एक ही इनकम थी 3, तो 6 3 18,000 आंसर। वैसे भी यहाँ पे देखो यार 3 का मल्टीपल आंसर आएगा तो 20 तो होने से रहा, ये 3 हो सकते हैं। एक तो ये बेसिक मेथड है, RS अग्रवाल, SD यादव, बाकी दुनिया जहाँ की जितनी बुक है सब में मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको एक बता रहे हैं वो यूनिवर्सल है, चाहे सेविंग सेम हो चाहे सेविंग सेम ना हो, सब पे काम लगेगा। मेथड है नाम CPM, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसे। MMS CPM के नाम से जाना जाता है, MMS के अंदर MMS CPM बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ भी 6,000 लिख लीजिएगा, यहाँ भी 6,000 लिख लीजिएगा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का क्रॉस करेंगे 3 3 9 यहाँ लिख दीजिएगा। इन दोनों का क्रॉस करेंगे 2 चौके 8 यहाँ लिख दीजिएगा। दोनों का डिफरेंस 1। एक बात हो गई। इस 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिएगा, 6 दूनी 12,000 हो गया। 3 की यहाँ कर दीजिएगा, 6 3 18,000 हो गया। दोनों का डिफरेंस होता है 6,000। तो इस एक की वैल्यू 6,000 है। अब किसी की भी निकाल लो, एक की वैल्यू 6,000 तो 3 की वैल्यू 18,000। ध्यान में रखना बस CPM के लिए, ये हर किसी पे काम करेगा। अभी तो प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन है, इस पर किसी दिन टुडे ले दूंगा, सारे सवाल हो जाएंगे क्रॉस CPM पर। ये सिर्फ उसी की वैल्यू निकालेगा जो ऊपर वैल्यू तुम मानोगे। 3 और 4 की तो निकाल देगा, 2 3 की नहीं निकालेगा। ध्यान समझना इस बात को। एक की वैल्यू 6 आ गई तो 3 की वैल्यू 18,000 आ गई। अगर अब 18,000 का तुम्हें एक्सपेंडिचर निकालना है ना, तो तुम क्या करो, 6,000 घटा दो तो 12,000 आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आ रहा है 12,000, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं आप। एक की वैल्यू 6 आ गई तो 4 की वैल्यू 24,000 आ गई। 24,000 में 6,000 घटाओ तब 18,000 आएगा। नीचे वाली पर रिलाई मत करना, क्योंकि ये जब सेम सेविंग्स होती है तब तो काम करेगा, लेकिन डिफरेंट वाली सेविंग्स पे यहाँ पर नीचे वाले वैल्यू के आंसर अलग देगा। तो आप क्या करना, ऊपर वाली कोई भी मान लो जो आपको चाहिए वो वाली मान के नीचे वाली वैसे घटा लो सेविंग्स में से, ठीक है ना। ये CPM होता है। एक बात हो गई, रफ कर दूं। अब एक और बता रहा हूं मैं आपको मेथड, इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब सेम सेविंग्स होंगी, मतलब सेविंग्स सेम हुई। ट्रिक है और कुछ नहीं है।
6000 लिख लीजिएगा एज इट इज। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा 1 इंटू जिसकी इनकम निकालनी है, वाले इसकी निकालनी है तो इंटू 3 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 18000। बी क्या करना है, तो आपको लिखेंगे 6000 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा 1 इंटू जिसकी इनकम निकाले इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4, 24000। ये जब काम करेगा सेम सेविंग्स पर, लेकिन आपको सीपीएम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीपीएम एक स्टैंडर्ड मेथड है। 21, बाकी मैंने बता दिया आपको। ये भी क्वेश्चन नंबर लेंगे 21। भैया सवाल बड़ा अच्छा है। यदि एक संख्या का 62.5% उस संख्या में से घटाने पर वैल्यू 6321 आती है तो मूल संख्या बताएं। 6321, 16756, 16856, 17576 और 17757। भैया 62.5 को देखते ही घंटी बजनी चाहिए कि ये 5/8 की वैल्यू है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 की वैल्यू दे रखी है 6321। 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 या 63 और 0 7 या 21। 1 की वैल्यू 21 0 7 है तो 8 की वैल्यू बतानी है। 8 7 56, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16856। दूसरा ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, वरना वैसे भी देखते तो ना 8 का मल्टीपल ही आंसर आता है, ये तो है नहीं। 8 7 56 ये हो सकता है, ये तो है ही है। 8 3 72, 3 36 ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन संभव होते क्योंकि 8 की वैल्यू मल्टीपल आंसर आता। क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। सवाल लिखेंगे 7 की पावर 2003 की लास्ट 2 डिजिट बताएं। 34, 42, 43 और 24। भैया लास्ट डिजिट का तो आपने क्वेश्चन सुना होगा, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं। लास्ट 2 डिजिट बोल दिया है, डिटेल में पढ़े हुए नंबर सिस्टम तभी हो पाएगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन की लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए बोले तो 100 से डिवाइड लगाते हैं। यूनिट डिजिट के लिए 10 से, 3 डिजिट के लिए 1000 से। तो पावर में 100 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 होता है 343। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो 43 इज योर आंसर। क्लियर होगी बात। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सवाल बहुत ही सुंदर है, कर दो तो जाने। 6454, 7306, 8797। 6454, 7306, 8797 को बड़ी से बड़ी संख्या डी, जहाँ पर डी इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित करने पर शेषफल आर आता है, तो डी प्लस आर का मान क्या होगा। 213, 64, 149, 277, 277। ये 3 संख्या हैं, उनसे बड़ी संख्या डी जिसका मान 1 से ज़्यादा है को विभाजित करने पर रिमाइंडर आर आता है। मतलब इन तीनों से किसी से डिवाइड करो सेम रिमाइंडर आएगा आर, तो डी प्लस आर का मान बताना है। सीजीएल का सवाल आया हुआ है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये होता है कि तीनों का डिफरेंस लेना। इस डी को तो हटा रहा हूं मैं भी। डिफरेंस का मतलब एचसीएफ पे काम कर रहा है, तो भैया इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, इन दोनों का ले लो और फिर इन दोनों का ले लेंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। उस एचसीएफ को किसी भी संख्या में डिवाइड मार दो, वो रिमाइंडर आ जाए, क्योंकि तीनों से सेम ही आना है। एचसीएफ का काम ही होता है। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और 12 में से 4 गए तो 8 बचे। 852 आ गया।
आंसर है 23, 34, 32 और 37। लो भैया ये सवाल है, ये वैल्यू दे रखी है 33 से विभाजित है, ए बी सी अभाज्य है, 2a + 3b + c का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। ठीक है, सवाल ये पेपर में आया हुआ है, ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया। 33 का मतलब होता है 11 × 33, मतलब 11 और 3 से विभाजित होना चाहिए। पहले 11 का DRM क्या कहता है, 5 + a, ऑल्टरनेट डिजिट है ना, प्लस के b और प्लस के c, तो जाएगा 5 + का a प्लस के b प्लस c। जब पहली बार मेरे सामने सवाल आया तो मैंने c को 6 पढ़ लिया था, आंसर गलत हो गया। दूसरा 6, 2 8 और 7 15, माइनस के 15 ले लीजिएगा। तो भैया जी a प्लस के b प्लस के c माइनस के 10, दोनों का डिफरेंस हो जाता है ना। इसका मतलब a + b + c की वैल्यू भी अगर मैं 10 डाल दूं तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। एक बात हो गई। अगर मैं 10 ही डालूं तो देख रहा हूँ कि दूसरे पे सेटिस्फाई करेगा नहीं। दूसरा 3 से भी है, 3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। तो कर लीजिएगा, 5 और 2 7, 7 7 14 और 6 20, 20 का मतलब हो गया 2 प्लस का a प्लस का b प्लस का c। अगर यहाँ 10 डाल दूंगा वैल्यू तो 10 और 2 12, 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब 10 आ गई तो आपको a + b + c की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो मुझे पता है तीनों प्राइम नंबर हैं, और 10 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, और एक 5 होता है, और एक 7 होता है, और तो कोई प्राइम नंबर होता नहीं है। 10 से पहले की बात चल रही है। अगर मैंने 7 ले लिया ना तो कभी भी किसी केस में 10 नहीं आ पाएगा निकाल एडिशन, तो 7 तो ले ही नहीं सकते। ये ऊपर के 3 ले सकते हैं, 2 3 और 5, 5 3 8 2 10, सेटिस्फाई कर गया। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान समझ, यहाँ तक कोई बच्चा अगर कर भी लेगा ना तो एग्जाम में फिर भी उससे गलती करवा लेगा। अब मान लीजिए उसने ABC की वैल्यू 3 प्रिडिक्ट कर ली, वैल्यू डालो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 3 तवैया 9 और प्लस के 5, 9 और 5 14 और 4 18, आंसर ही नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू पर पूछ रहा है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर कैसे चले। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नंबर है 5, 5 की जब इस बड़े नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो बड़ा नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 को डालो यहाँ पर 3 में तो 15 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद का नंबर है 3, इसको इस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, और बच गया सबसे छोटा नंबर तो 2, क्योंकि हमका निकालनी है सबसे बड़ी वैल्यू। 15 6 21 और 2 23 इज योर आंसर। समझ में आई बात कि नहीं। आप बोलते नहीं ये खस्मा 30 सवाल करा दिए एकदम बेहतरीन क्वालिटी के, जिसमें एलजेब्रा भी, ट्रिग्नोमेट्री भी, मेंसुरेशन भी, ज्योमेट्री के भी, थ्योरम है, नंबर सिस्टम भी, और डिस्काउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, HCF LCM भी, सर्ट्स भी, इंडाइसिस भी, और स्क्वायर वाले भी। ऐसे करके मैंने सारे सवाल लिए हैं। ठीक है, हर एक टाइप से एक एक दो दो क्वेश्चन आपके लिए कराया है। CGL वाले बच्चों के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट की मैंने ये यहाँ से मुहिम शुरू करी है, देखो कब तक चलती है। ठीक है, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय।